हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। बच्चों, एग्ज़ाम का तैयारी बढ़िया से कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ रहा है। दिन पर दिन एक दिन कम होते जा रहा है, इसलिए जितना हो सके अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का मार्क्स क्या हो, बढ़िया है, बेटर रिजल्ट आए, ताकि आप लोगों का नाम समाज में चले। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें होने वाला है दर्पण से संबंधित जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला 2011 से अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें कुल टोटल 40 क्वेश्चन हमने लेकर आए हैं। यकीन मानिए, अगर इस 40 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से कवर कर लेते हैं यानी याद कर लेते हैं तो 110% दावा के साथ कहते हैं कि अगर एग्ज़ाम में दर्पण से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर ही नहीं पूछ सकता है, एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस 40 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और थोड़ा याद कर लें। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आते रहता है और डेली टेस्ट सीरीज का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो वो सब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए और सब्सक्राइब नहीं किया होइएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, यानी जो दर्पण यानी मिरर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी में दिया है 2 और ऑप्शन डी में दिया है 5। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो दर्पण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। कौन कौन होते हैं? एक में होते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक में उत्तल और अवतल, और 2 में होते हैं समतल दर्पण। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित में कौन गोलीय दर्पण है? ऑप्शन ए में दिया है अवतल, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल, ऑप्शन सी में दिया है समतल, ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी हमने आप लोगों को बताया है कि गोलीय दर्पण कौन कौन होते हैं। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, इसका कौन होगा सही आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, यानी जो अवतल होते हैं और उत्तल ये दोनों क्या होते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से होता है। ऑप्शन ए में दिया है छोटा, ऑप्शन बी में दिया है बड़ा, ऑप्शन सी में दिया है बहुत छोटा, ऑप्शन डी में दिया है बराबर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, छोटा होता है या उससे बड़ा होता है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग इसका, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से होता है। ऑप्शन ए में दिया है बड़ा, ऑप्शन बी में दिया है छोटा, ऑप्शन सी में दिया है बराबर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होता है। फटाफट बताइए आंसर इसका। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के कहीं भी रखिएगा तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया है छोटा, ऑप्शन बी में दिया है बड़ा, ऑप्शन सी में दिया है बराबर और ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या हो सकता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, अवतल दर्पण द्वारा पूछ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और वस्तु के आकार के भी बराबर बनता है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी या मुख्यतः त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए में दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया है धनात्मक, ऑप्शन सी में दिया है अनंत, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अवतल दर्पण की जो फोकस ध्वनि यानी एफ होती है और वक्र त्रिज्या यानी जो आर होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या फिर अनंत होती है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्र त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए में दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन बी में दिया है धनात्मक, ऑप्शन सी में दिया है अनंत, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या क्या होती है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्र त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए में दिया है धनात्मक, ऑप्शन बी में दिया है ऋणात्मक, ऑप्शन सी में दिया है अनंत और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या यानी आर क्या होती है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनंत होती है। कैसे होता है ये देखते हैं। त्रिज्या किसका निकलता है, सर्कुलर कोई अगर आकृति रहता है उसका ना त्रिज्या निकल पाता है। तो समतल दर्पण का आकृति कैसा होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। ये ऊपर की तरफ पता नहीं कहाँ तक जाएगा और ये नीचे की तरफ पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो ये भाग रहा है इससे और ये भाग रहा है इससे, तो इसका त्रिज्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए इसको क्या मान लिया जाता है, अनंत मान लिया जाता है। तो इसका वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों का होता है अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है समतल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। उत्तल और समतल द्वारा तो केवल आभासी ही बनता है और अवतल द्वारा दोनों बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। तो इसलिए आभासी पूछ रहा था, इसमें से तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, समतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया है हमेशा वास्तविक, ऑप्शन बी में दिया है हमेशा आभासी, ऑप्शन सी में दिया है कभी वास्तविक कभी आभासी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि समतल और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। फटाफट बताइए, अभी ऊपर आप लोगों को बताया है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हमेशा आभासी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, दर्पण सूत्र है यानी दर्पण सूत्र का फॉर्मूला कौन सा है इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ऑप्शन बी में दिया है 1/u बराबर 1/v प्लस 1/f, ऑप्शन सी में दिया है 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, ऑप्शन डी में दिया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि दर्पण सूत्र का कौन सा फार्मूला जो है इसमें सही है। फटाफट आंसर बता दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब, ध्यान से याद कीजिएगा इसको, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये सब। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गोलीय दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया है m बराबर h'/h, ऑप्शन बी में दिया है m बराबर -v/u, ऑप्शन सी में दिया है m बराबर v प्लस u, ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आवर्धन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है यानी m बराबर क्या होता है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों होता है।
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपातिक मान को भी हम लोग आवर्धन कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपातिक मान को भी हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो इसलिए इसका 2 फार्मूला बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर, समतल दर्पण का आवर्धन का मान होता है, यानी समतल दर्पण का जो आवर्धन या नियम होता है उसका मान कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है +1, ऑप्शन बी में दिया है -1, ऑप्शन सी में दिया है 0, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि समतल दर्पण को जो आवर्धन होता है यानी उसमें जो एम का मान होता है वो कितना होता है। फटाक से आंसर कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी +1। +1 क्यों होता है, क्योंकि समतल दर्पण में जो होती है उसमें प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यानी पूछ रहा है एफ और आर में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है r बराबर एफ, ऑप्शन बी में दिया है r बराबर 2f, ऑप्शन सी में दिया है 2f बराबर r, ऑप्शन डी में दिया है r + f बराबर 1। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी उसमें क्या संबंध होता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए कि क्या संबंध होता है एफ और आर में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आर होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए में दिया है दोगुनी होती है, ऑप्शन बी में दिया है चौगुनी होती है, ऑप्शन सी में दिया है बराबर होती है, ऑप्शन डी में दिया है आधी होती है। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। फटाफट बताइए, अभी ऊपर आप लोगों ने बताया है उसी से भी निकलेगा। फटाक से बता दीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ऑप्शन बी में दिया है इसकी फोकस दूरी 0 होती है, ऑप्शन सी में दिया है इसकी वक्रता त्रिज्या 0 होती है, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग बताइए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है क्यों। फटाफट आंसर कमेंट करके बता दीजिए हमको। ऊपर आप लोगों को बताए थे थोड़ा देर पहले यह क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है क्या होती है, अनंत होती है, इसीलिए इसका फोकस दूरी का मान भी अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता है, ऑप्शन बी में दिया है घटता है, ऑप्शन सी में दिया अचर रहता है, ऑप्शन डी में दिया इनमें कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि किसी वस्तु को अगर अवतल दर्पण की ध्रुव की ओर खिसकाया जाए तो उसका जो आवर्धन का मान होगा वो क्या होगा। फटाफट आंसर बता दीजिए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि जब वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाएंगे तो वस्तु दूरी कम होगा और प्रतिबिंब दूरी का मान बढ़ेगा। तो हमारा आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी यानी v/u होता है। तो प्रतिबिंब दूरी बढ़ेगा और वस्तु दूरी घटेगा, तो हमारा v का मान बढ़ रहा है और u का मान घट रहा है, तो आवर्धन m का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, यानी कोई वस्तु यानी कोई चींटी है जो अवतल दर्पण के क्या प्रधान अक्ष पर चल रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो सीधा बन रहा है और क्या हो रहा है, वो प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है। तो चींटी की गति की दिशा है, ऑप्शन ए में दिया फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ऑप्शन बी में दिया फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी में दिया है ध्रुव से फोकस की ओर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बताइए कि चींटी किस दिशा में चल रही है कि उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और वो प्रतिबिंब जो है वो बढ़ता जा रहा है। फटाफट आंसर कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। अवतल दर्पण में पूछ रहा है कि उसके प्रधान अक्ष पर कोई चींटी है जो चल रहा है, उसका दिशा हमको बताना है
और वो जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, तो सीधा बन रहा है, और जो बन रहा है प्रतिबिंब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस से ध्रुव की ओर। अवतल दर्पण में जब जब फोकस से ध्रुव की ओर वस्तु को क्या खिसकाया जाता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है, और वस्तु से धीरे धीरे बड़ा बनते जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, यानी यहाँ आवर्धन का मान क्या दिया हुआ, ऋणात्मक दिया है, तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी में दिया आभासी और सीधा, ऑप्शन सी में दिया आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी में दिया वास्तविक और उल्टा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि यदि आवर्धन या नियम का मान ऋणात्मक दिया होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वास्तविक और उल्टा होता है, और यदि यही पॉजिटिव रहता तो काल्पनिक और सीधा हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब ऑप्शन ए में दिया है सीधा बनेगा, ऑप्शन बी में दिया आधा बनेगा, ऑप्शन सी में दिया है कम तीव्र बनेगा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग क्या हो जाए, टूट जाए, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया है, याद कीजिए, वहाँ से आप लोग को उठा कर लाया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम तीव्र बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब बनने की जो तीव्रता होगी यानी गति होगी वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया 135 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है 0 डिग्री। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि यदि कोई किरण समतल दर्पण के लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो परावर्तक सतह से कितने डिग्री का परावर्तन कोण बनाती है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए हमको कि यहाँ आर का मान कितना होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, इसीलिए वहाँ आई और आर का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अवतल दर्पण में आवर्धित मतलब बड़ा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन बी में दिया है वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से पहले, ऑप्शन सी में दिया है फोकस पर, ऑप्शन डी में दिया है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखें कि उसका आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बने। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए इसका कि कौन सा सही आंसर है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये सब, ध्यान से याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखने से अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आवर्धित यानी बड़ा, और काल्पनिक मतलब सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन ए में दिया वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी में दिया ध्रुव से, ऑप्शन सी में दिया फोकस से, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्रुव यानी पोल से मापी जाती है, यानी पी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। ऑप्शन ए में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण,
ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से देखिएगा, सीधा पूछ रहा है और छोटा पूछ रहा है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा जो सीधा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, और समतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा क्या सीधा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो इसलिए इसका समतल और अवतल नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण से, ऑप्शन डी में दिया उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। अभी थोड़ा देर पहले ऊपर ही क्वेश्चन आया था। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन ए में दिया सीधा होता है, ऑप्शन बी में दिया उल्टा होता है, ऑप्शन सी में दिया तिरछा होता है, ऑप्शन डी में दिया है औंधा होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। फटाफट बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है, तो ये नहीं होगा। और समतल द्वारा जो बनता है तो हमेशा वस्तु के आकार का बराबर होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हजामत का मतलब कि सैलून में दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए यानी केस वेस काटने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया है उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है सैलून में। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताइए आप लोग। फटाफट बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो। पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में दिया है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में दिया है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसके आंसर कमेंट करके बताइए कि जो सोलर कुकर होता है यानी सूर्य के प्रकाश से जिससे हम लोग क्या खाना बनाते हैं वो ऐसा भी कुकर आता है जिसको हम लोग सौर कुकर कहते हैं, जिसमें प्रकाश के माध्यम से क्या होती है खाना बनाया जाता है, उसी को सौर कुकर कहा जाता है। तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि सौर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दिया उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी में दिया अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी में दिया अवतल लेंस का। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जाँच के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग कि इसका कौन सा आंसर सही है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी में दिया है वक्ता त्रिज्या,
ऑप्शन सी में दिया प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी में दिया गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन बी में दिया है अवतल, ऑप्शन सी में दिया है समतल, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस दर्पण द्वारा हमेशा किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बता दीजिए हमको कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा छोटा बनता है। और वो कैसा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, टॉर्च एवं वाहनों की उग्र दीपों यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो टॉर्च होता है और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारा वाहन होता है उसके सामने साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है, जिसमें हम लोग पीछे की गाड़ी को देखकर साइड लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से बताइए। ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका आंसर कमेंट करके आप लोग फटाक से बताइए कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। ऑप्शन ए में दिया है केवल समतल, ऑप्शन बी में दिया है केवल अवतल, ऑप्शन सी में दिया है केवल उत्तल, ऑप्शन डी में दिया है या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या सीधा प्रतीत होता है, यानी सीधा बनता है। तो फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी या तो समतल अथवा या उत्तल होगा। समतल और उत्तल द्वारा हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा वस्तु से सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। यानी पूछ रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा बने, वास्तविक बने और वस्तु के आकार का बने। ऑप्शन ए में दिया ध्रुव पर, ऑप्शन बी में दिया अनंत पर, ऑप्शन सी में दिया वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी में दिया फोकस पर। तो इसके आंसर कमेंट करके आप लोग फटाक से बताइए कि वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने, वास्तविक बने और उल्टा बने। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन बी में दिया है अवतल, ऑप्शन सी में दिया है समतल उत्तल, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। यहाँ फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर। तो इसके आंसर आप लोग फटाक से बता दीजिए। यहाँ फोकस दूरी का मान पॉजिटिव दिया है तो पूछ रहा है कि कौन सा गोलीय दर्पण हो सकता है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए इसका। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन ए में दिया है काल्पनिक, ऑप्शन बी में दिया है वास्तविक, ऑप्शन सी में दिया है वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए इसका कौन सा सही आंसर है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी काल्पनिक। उत्तल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रख दीजिए उसका हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। किस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। फटाफट आंसर जवाब दीजिए आप लोग इसका, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। ये रहा बाहर कलई कर दिए, इसका परावर्तक सतह कौन है, ये अंदर वाला है। कलई जो किया रहता है उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। किस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ऑप्शन ए में दिया अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया समतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरह उभरा होता है यानी निकला होता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ये रहा इसका परावर्तक सतह। तो टोटल हमने 40 क्वेश्चन इसमें कवर किए। इस 40 क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने सही से कवर कर लिए और याद कर लिए तो यकीन मानिए 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन अगर दर्पण से रिलेटेड पूछेगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि 2011 से लेकर अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा था वो सब क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए थे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आज जुड़ जाइए। चैनल पर डेली टेस्ट सीरीज़ और डेली सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन अपलोड होते रहता है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।